हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सीबीसीएस की जो मार्कशीट होती है एसओएल की या रेगुलर या एनसीवेब की भी, उसमें बच्चों के बहुत से डाउट रहते हैं कि सर ये जो क्रेडिट है ये किस तरह से दिए जाते हैं, और ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है इसके आगे तो पास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेकंड के आगे पास लिखा हुआ है। ये सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें हम, ये क्रेडिट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये जो रिज़ल्ट के बराबर में, ये सब्जेक्ट्स के बराबर में स्टार लिखा हुआ है, इसका स्टार का क्या मतलब है, और ये कोर एचसीसी इसके आगे जो 6 लिखा हुआ है क्रेडिट छुप गया मेरे से थोड़ा सा, तो इससे आगे 6 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। फिर ये ग्रेड थ्योरी, ग्रेड पॉइंट, प्रैक्टिकल वगैरह, नेट ग्रेड, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल 101% क्लियर कर दूंगा, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इन स्टार की। ये स्टार का क्या मतलब होता है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। ये जो मार्कशीट है ये बच्चे की 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है। इसमें आप नीचे देख सकते हो, ये 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है जिसमें 1 2 3 4 सेमेस्टर के ग्रेड्स लिखे हुए हैं। तो स्टार का मतलब ये होता है कि जिस भी सेमेस्टर का आपका रिज़ल्ट आया है, सिर्फ उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट्स में स्टार लगा हुआ होगा। बाकी जो आपने करंट सेमेस्टर यानी कि जिस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है उस सेमेस्टर में आपने जितने भी पेपर दिए हैं, उन पेपर्स के अलावा बाकी सब उसमें स्टार लगा हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोशन स्टार के आगे लिखा हुआ ओल्ड अवार्ड्स। तो जैसे ये इंग्लिश ऑनर्स की मार्कशीट है और 4th सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14 से लेकर 18 तक कोई भी स्टार नहीं है, उसके ऊपर सभी सब्जेक्ट्स में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी सब्जेक्ट्स ऊपर के हैं, ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इसने क्लियर कर लिए हैं 4th सेमेस्टर से पहले। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो 4th सेमेस्टर के पेपर दे रहा है, अब उसके 3rd सेमेस्टर के सारे पेपर ऑलरेडी क्लियर हैं, तो जब उसका 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तो 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के आगे स्टार लगा हुआ होगा। ये इस चीज़ का मतलब होता है, ठीक है जी। अब सपोज़ करो अगर इस बच्चे ने 4th सेमेस्टर के साथ साथ 2nd सेमेस्टर का कोई बैक पेपर भी दिया होता, तो उसमें इस बच्चे के 2nd सेमेस्टर के जो भी उसने बैक पेपर दिया है 4th सेमेस्टर के साथ, उसके आगे स्टार नहीं लगा होता, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मार्कशीट होती 5th सेमेस्टर की, तो बच्चे के 14 से लेके जो 18 तक के सब्जेक्ट हैं सारे, इनके आगे स्टार लगा हुआ होता, और 5th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स इस मार्कशीट में होते उसके आगे कोई भी स्टार नहीं लगा होता, ठीक है जी। तो स्टार वाला डाउट आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यार एसओएल की मार्कशीट में एक और मिस्टेक है कि बहुत से बच्चों का मदर नेम नहीं है, मतलब मदर नेम मेंशन नहीं है, तो वो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो शो हो जाएगा। और बीकॉम की मार्कशीट में बहुत से बच्चों का सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, मेन ओपी ऐसा कुछ लिखा हुआ, वो भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ टाइम में वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो वो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब जो हमारा डाउट है वो ये है कि इस मार्कशीट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़ॉल्ट में रहती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिज़ल्ट या जो पेपर चेक होने के बाद इस मार्कशीट में एंटर करी जाती हैं। अब ये तो ऑफकोर्स ही बात है यार, सीरियल नंबर, पेपर कोड, ये स्टार मार्क्स, ये पेपर नेम, पेपर टाइप, सेमेस्टर और क्रेडिट। जो स्टार का ये येलो येलो दिख रहा है इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ तक की जो चीज़ें होंगी क्रेडिट तक की, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में लिखी जाती हैं। जी हाँ, अभी क्रेडिट के आगे 6 6 4 6 6 6 ये सब लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो आपका स्किल इन्हांसमेंट और एबिलिटी इन्हांसमेंट, जी हाँ, स्किल इन्हांसमेंट और एबिलिटी इन्हांसमेंट के जो पेपर्स होते हैं उनके 4 क्रेडिट होते हैं, और बाकी सारी कैटेगरी के पेपर जिसमें आपका डिसिप्लिन, कोर, जेनरिक इलेक्टिव, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक इलेक्टिव, इनके 6 क्रेडिट होते हैं। आप मार्कशीट में भी देख रहे होंगे, अगर हम नीचे से शुरू करें तो जीई के आगे 6 लिखा हुआ है, फिर ये एसईसी के आगे 4 लिखा हुआ है, कोर के आगे अगेन 6, ठीक है। फिर और ऊपर जाओगे तो जीई के आगे अगेन 6, एसईसी के आगे अगेन 4, और ऊपर जाओगे तो एईसीसी के आगे 4। तो जो एबिलिटी इन्हांसमेंट जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और जो स्किल इन्हांसमेंट है जो बच्चे 2nd या 3rd ईयर में पढ़ते हैं, प्रोग्राम वाले बच्चे दोनों ईयर में पढ़ते हैं, और जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो आपका स्किल इन्हांसमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं 2nd ईयर में, ठीक है। तो वो जो सब्जेक्ट होता है स्किल इन्हांसमेंट का, उसका 4 क्रेडिट, और एबिलिटी इन्हांसमेंट का भी 4 क्रेडिट, और बाकी के कोर्सेज़ का 6 क्रेडिट होता है।
तो ये जो क्रेडिट वाला सेक्शन है ये भी आपका ऑटो फिल रहता है मार्कशीट में आपकी रिज़ल्ट चेक होने से पहले। 6 अब जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है ग्रेड थ्योरी और ग्रेड प्रैक्टिकल। एसओएल में प्रैक्टिकल नहीं होते तो इसलिए ग्रेड प्रैक्टिकल वाला जो सारा सेक्शन है वो पूरा ब्लैंक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ये ब्लैंक क्यों है। ठीक है जी। तो ग्रेड थ्योरी किस तरह से दिया जाता है, इसमें बी दे रखा है बच्चे को, बी प्लस दे रखा है, फिर देन बी प्लस बी ए, बी प्लस ओ ए प्लस। बहुत से बच्चों को ओ भी आता है और वो कन्फ्यूज होते हैं सर मुझे ओ दिया गया है, और बहुत से बच्चे तो ओ को ज़ीरो समझ बैठते हैं। तो यार थोड़ा यहाँ पे केयरफुली आपको चीज़ों को समझनी होती हैं। ठीक है। तो ये ग्रेड का क्या मतलब होता है, ग्रेड का मतलब तो देखो यहाँ पर आप अगर इसका एब्रीवेशन पढ़ोगे तो ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सीलेंट, ए वेरी गुड, बी प्लस गुड, बी अबव एवरेज, सी एवरेज, डी पास। ठीक है, समझ गए। तो ये ग्रेड दिए किस तरह से गए हैं, और जो CBCS सिस्टम के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हम कि जो ए प्लस ए बी ये किस तरह से दिया जाता है। ये देखना है, ये देखो आउटस्टैंडिंग किस बच्चे को दिया जाएगा, यानी कि ओ ग्रेड किस बच्चे को दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी समझ लो आप 10, 9 से ये भी समझ लो ना, आउटस्टैंडिंग किस बच्चे को दिया जाएगा जिसके 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरा पेपर 75 का हुआ था, तो ये 85 का क्या मतलब है। सुनो, ये भी सुन लो मेरी बात। 75 का आपका पेपर हुआ था, सपोज़ करो आपका 75 में से 50 मार्क्स आए हैं, 1/3 आपके मार्क्स आए हैं, तो उसको वो कन्वर्ट कर देंगे 100 में से। अगर किसी बच्चे के 75 में से 50 मार्क्स हैं तो 100 में से कितने होंगे, उसमें से कन्वर्ट कर देंगे। अब रेगुलर और NCF वाले को तो ये चीज़ चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 75 मार्क्स का उनका थ्योरी पेपर हो रहा है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उनका तो वैसे ही 100 में से कैलकुलेट होंगे। लेकिन चूँकि SOL के बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, सर मेरा तो पेपर 75 का हुआ था, तो ये 85 से अबव किस तरह से आएंगे मेरे। तो भाई 75 का ही आपका पेपर हुआ था, जितने आपके मार्क्स, जितने परसेंटेज आपके उसमें मार्क्स आए हैं उसको वो 100 में से कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सी मैथ कैलकुलेशन है, कोई इसमें सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो ठीक है, तो 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको 10 दिया जाएगा, यानी कि उसको ओ ग्रेड दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग। फिर 75 या उससे ज़्यादा लेकिन 86 से कम, 85 से कम, तो उसको 9 दिया जाएगा। और 65 या उससे ज़्यादा और 75 से कम तो उसको 8 यानी कि ए दिया जाएगा। देन इस तरह से आप देख सकते हो बी प्लस देन सी, सॉरी बी प्लस देन बी देन सी देन डी। और जो सबसे बुरी चीज़ मैं बोल रहा था वो ये थी फेल वाली, बच्चे को फेल कर दिया जाता है और 0 ग्रेड दिया जाता है अगर उसके 35 से कम मार्क्स हैं तो। यार ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है। अगर किसी बच्चे के 32 मार्क्स हैं उसको डायरेक्ट आप 0 लिखोगे और उसकी सोसाइटी में एक क्या माइंडसेट बनेगा कि बच्चे के 0 मार्क्स आए हैं, क्या इस बच्चे ने पेपर में कुछ नहीं लिखा। ये एक सबसे बुरी चीज़ जो है CBCS सिस्टम में वो यही है कि बच्चे के अगर 35 से कम मार्क्स आएंगे तो उसको एक तो फेल करा जाएगा, F ग्रेड दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 0 मार्क्स उसको 0 ग्रेड दिए जाएंगे। ठीक है, और F उसको ग्रेड दिया जाएगा और 0 उसको ग्रेड दिए जाएंगे लेटर में। ये तो आप चीज़ समझ में होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब वापस हम अपनी मार्कशीट पर ही आ जाते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये ग्रेड थ्योरी किस तरह से आ रहा है। बच्चे का जब पेपर चेक करा जाए, हाँ जी इस बच्चे के 89 मार्क्स हैं, इसको ओ दे देते हैं, हाँ जी इस बच्चे के 75 है तो उसको बी दे देते हैं, ये जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेड यहाँ पे इन लोगों ने लिख दी है। ठीक है जी, ग्रेड लिख दिए। इसके बाद बारी आती है हमारी ग्रेड प्रैक्टिकल की, जो कि कुछ नहीं होगा, उसको नील छोड़ देंगे हम। नेट ग्रेड क्या होगा, ये वाला से दोबारा उठा के यहाँ पे लिख दिया इन्होंने नेट ग्रेड, क्योंकि प्रैक्टिकल का अगर कोई पार्ट होता तो उसको फिर ऐड वगैरह करके नेट ग्रेड आता है। खैर नेट ग्रेड भी सेम रहेगा जो आपका ग्रेड थ्योरी है। इसके बाद आती है हमारी ग्रेड पॉइंट्स। तो इस ग्रेड लेटर के अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाए थे कि कितने ग्रेड पे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लिया जाए उस चीज़ को। ए को 10 दे रहे हैं, ए प्लस वाले को 9 दे रहे हैं, ए वाले को 8 दे रहे हैं, बी प्लस को 7 दे रहे हैं। और ये ओ ए प्लस ए ये किस तरह से दिया जा रहा है, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये नेट ग्रेड और ये नेट ग्रेड वाला तो बता दिया मैंने आपको। ग्रेड पॉइंट्स ये वाला भी आपको क्लियर होगा, ये ग्रेड पॉइंट किस तरह से आए हैं। अब बारी आती है हमारी क्रेडिट पॉइंट्स की। जी हाँ, और ये क्रेडिट पॉइंट्स बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपका क्रेडिट है, जो क्रेडिट है आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला मैंने आपको बताया था 6 6 4 4, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको ग्रेड पॉइंट से। लाइक 6 × 6 36 आ गया, 6 × 7 42 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उसको, उसमें जो आपको ग्रेड पॉइंट मिले हैं, ग्रेड पॉइंट को आपको मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट से। तो इस तरह से आपके क्रेडिट पॉइंट्स निकल गए क्रेडिट पॉइंट्स।
तो ये इस तरह से आपकी मार्कशीट का जो पूरा सेक्शन है ये कवर हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि नीचे है, जिस तरह आपका रिजल्ट बनता है उससे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट 22 हैं। ये 22 क्रेडिट कहाँ से आए, अब आप पूछोगे कि किस तरह से आए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल ये इंग्लिश ऑनर्स की मार्कशीट है, 4 सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में इनके, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट जो आपके स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, तो 6, 6 और 6, यानी कि कोर और जनरिक के 6 क्रेडिट और ACC के 4 क्रेडिट, टोटल कितना होगा 22। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के 22 क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर टोटल क्रेडिट 22, ये सभी की मार्कशीट में आएगा, चाहे बच्चा फेल पास हो, क्योंकि ये तो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 22 क्रेडिट होते हैं। और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितना आए, वो इस तरह से आएंगे। जो हमने क्रेडिट पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे 36, 42, 24 और 42, इन सब का टोटल कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 144, ठीक है। 144 आ गया। और फिर SGPA कैसे निकलेगी, ये जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स है 144, इसको डिवाइड कर दिया 22 से, तो हमारा 6.55 SGPA आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। 6.55 SGPA आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का। देन इसी तरह से हम सेकेंड सेमेस्टर का कैलकुलेट करेंगे। देखो 22 तो सेम रहेगा, 22 सेम रहेगा, और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, वो आपके होंगे, अगर मैं नीचे कर दूँ उसको, यहाँ से सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, दिल्ली थ्रू द एजिस से, आई थिंक, एक सेकेंड, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ से शुरू हो रहा है सेकंड सेमेस्टर इंडियन रेटिंग इन इंग्लिश से, और कितने क्रेडिट है 36, 36, 32 और 36, इन सब का टोटल करेंगे हम, तो कितना आएगा 140, और अगेन 140 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो SGPA सेकेंड सेमेस्टर का आ गया 6.36, ठीक है। और अब आपको जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के आगे पास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेकंड के आगे लिखा हुआ। तो यार ये CBCS का रूल है कि ईयर वाइज आपको परसेंटेज दी जाती है, और ईयर वाइज आपके मार्कशीट में लिखा हुआ कि आप पास हो या ER जो भी आपका है। अगर सपोज़ करिए अगर किसी बच्चे का ER होता, तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है इसके आगे लिखा होता है कि ER और कोड लिखा होता है उस सब्जेक्ट का। अगर वो किसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में फेल होता बच्चा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो SGPA लिखा हुआ है इसके बराबर में रिज़ल्ट के नीचे ER और जिस भी सब्जेक्ट में उसका ER है उसका कोड लिखा होता, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड सेमेस्टर में उसका ER होता, तो सेकंड सेमेस्टर में जो ये पास लिखा हुआ है, ये पास ना लिखकर ER लिखते वो बच्चे, और उसके आगे जो जिस भी सब्जेक्ट में उसका ER है वो कोड लिखा होता है। और बात रही यार ये पास सिर्फ फर्स्ट के आगे लिखा हुआ है, सॉरी सेकंड के आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट के आगे क्यों नहीं लिखा हुआ, हम तो फर्स्ट में भी पास हैं। तो ये एक रूल है कि जो पास का जो वर्ड है ये सिर्फ आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद ही पास लिखा आएगा। हर सेमेस्टर में ये नहीं लिखते, ये सिर्फ ईयर वाइज लिखते हैं। और अब बात आती है हमारी ये CGPA की। ये CGPA 6.45 किस तरह से कैलकुलेट हुआ, इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की अलग अलग SGPA निकाली, अब आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को टोटल करके CGPA निकाल दो। यानी कि जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स है 144 प्लस 140, इसको डिवाइड कर दो 44 से। 44 कैसे, 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 44। इसको डिवाइड कर दोगे 44 से, तो ये CGPA आ जाएगी 6.45, दैट्स इट। और CGPA को फर्दर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो ये 6.45 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9.5 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड सेमेस्टर में हमारे 28 हो गए, अब ये 22 के बजाय 28 हो गए। वो क्यों हुए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हमारे क्रेडिट अलग थे। मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो अमेरिकन लिटरेचर से 6, 6, 6 और 4, 3 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट के हैं, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट के हैं और 1 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है। अभी 28 इसलिए हुए क्योंकि ऑनर्स कोर्सेज में सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 1 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट वाला बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पर 28 हमारा लिख दिया हमने। और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपको पता ही है किस तरह से कैलकुलेट हुआ, ये मैं आपको पूरी वीडियो में समझा चुका हूँ। और इसी तरह से 208 को डिवाइड करा 28 से, तो SGPA आ गया थर्ड सेमेस्टर का, और 190 को डिवाइड किया 28 से, तो ये SGPA आ गया फोर्थ सेमेस्टर का। और परसेंटेज कैसे आएगी, परसेंटेज इस तरह से आएगी 208 प्लस 190
डिवाइड बाय 56, 56 कैसे 28 + 28 56। तो ये CGPA आ गई सेकेंड ईयर की। अब इस बच्चे का सेकेंड ईयर की परसेंटेज निकालेगा 7.11 मल्टीप्लाई बाय 9.5। तो ये इस तरह से सेकेंड ईयर की परसेंटेज आ गई। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर की मार्कशीट होगी आपकी, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे और थर्ड ईयर की आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए आप लोग, ये बच्चे की थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद मार्कशीट है। ये रेगुलर की मार्कशीट है, तो ऊपर का कुछ मत देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम की मार्कशीट है, इसलिए हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट हैं। ऑनर्स की होती तो यहाँ पे 28 ही होता, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। देखो 5th और 6th सेमेस्टर की परसेंटेज अगेन निकल गई। अब रिजल्ट ये आ गया, इसमें पास नहीं लिखा, क्योंकि यार ये 2018 की मार्कशीट है, ठीक है। ये हम 2021 में हैं। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं CBCS मार्कशीट के अंदर, तो वो चीज़ मत आप नोटिस करना। सिर्फ मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये 6.82 लिखा हुआ है, ये थर्ड ईयर की परसेंटेज हो गई। और एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकलेगी? एग्रीगेट परसेंटेज कुछ नहीं करना, जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अब टोटल क्रेडिट पॉइंट्स का टोटल कर दो और डिवाइड कर दो 22 का टोटल करके। ये कर दोगे तो आपका जो ग्रैंड CGPA है, यानी कि पूरी ग्रेजुएशन का CGPA 6.758 ये निकल गया। इसका परसेंटेज में निकालने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज आपकी निकल जाएगी। तरीका है दोस्तों इस पर्टिकुलर मार्कशीट को समझने के लिए। और बहुत सी बच्चों के मार्कशीट में एब्सेंट दे दिया जाता है बिना किसी रीज़न। SOL के अंदर ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, अब उसके बारे में तो क्या ही डिस्कशन करा जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। नीचे आओगे तो बताया गया है कि आपको परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, बच्चे पूछते हैं सर मेरा सेमेस्टर की परसेंटेज कैसे निकालूं? तो देखो यार, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। CBCS के अंदर DU में तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, परसेंटेज ईयर वाइज निकलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सेमेस्टर का कितने मार्क्स हैं, तो आप बताना कि मेरा ग्रेड आया है 6.36 या 7.43 या 6.7 मेरा ग्रेड आया है। अगर आपका किसी ईयर का रिज़ल्ट आया हो, तो आप बता सकते हो कि हाँ जी मेरी फर्स्ट ईयर में इतनी परसेंटेज थी। परसेंटेज अगेन कैसे निकालोगे? CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करके। और नीचे मार्कशीट में आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी लिखा रहता है कि रिज़ल्ट आपका किस दिन आया है। वो सब चीज़ें भी इस मार्कशीट में आपकी लिखी रहती हैं, ठीक है। और बस दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।